प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर है 1/2 ब्रैकेट में कोण QOS माइनस POS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले इसका फिगर बना लेते हैं और फिर इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस प्रकार से एक फिगर दिया है, वो मैं बना लेता हूं। ये एक रेखा है और इस रेखा का नाम है P और ये हो जाएगा Q। इस PQ रेखा पर RO इस प्रकार से लंब बना हुआ है। इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये 90 डिग्री का है। इसको O मान लेते हैं। ये O है और ये R है और ये 90 डिग्री पे बना हुआ है। ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का होता है। ये एंगल 90 डिग्री का है। तो RO एक किरण है और इसी प्रकार से एक और किरण है जो SO, जो कि इस प्रकार से बना हुआ है। ये तो यहाँ पर इसको S मान लेते हैं, तो ये भी किरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा गया है कि इस आकृति में POQ एक किरण है, POQ एक रेखा है। किरण OR, ये जो किरण है OR वो रेखा PQ पर लंब है। किरण OP यानी कि ये भी एक किरण है और OR, इन दोनों के बीच में एक और किरण खींचा गया है OS। और हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें जो सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूँ। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर है 1/2 ब्रैकेट में कोण QOS माइनस कोण POS। ये हमें सिद्ध करना है। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें जो सिद्ध करना है इसको ध्यान से पहले देख लेते हैं। इसके अंदर कि ROS, इसका मतलब R, ये रहा ROS, यानी कि ये वाला जो कोण है किसके बराबर है? वो बराबर है 1/2 ब्रैकेट में कोण QOS, यानी कि QOS यानी कि ये पूरा कोण, ठीक है, माइनस में POS यानी कि POS, यानी कि अगर हम इस पूरे कोण में से जो हमारा QOS है इसमें से अगर हम POS को घटा दें, इसको घटा दें और उसको आधा कर दें तो हमें कौन सा कोण मिलेगा? हमें मिल जाएगा ROS। तो इस प्रकार से ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे किया जाएगा यही आपको यहाँ पर समझना है और थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अगर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और लेफ्ट हैंड साइड बना दें तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम इस राइट हैंड साइड को लेते हैं।
तो हम यहाँ पर RHS ले रहे हैं, इस राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर R लिखिएगा, ये R है, RHS हम ले रहे हैं, तो ये हमारा RHS है, यानी कि 1/2 ब्रैकेट में है कोण QOS माइनस कोण POS, ये हमारे पास में है। ठीक है, ये हमने RHS ये पूरा ले लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या बना देंगे, ROS बना देंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये रहा हमारा 1/2 और ये रहा ब्रैकेट। अब हम इस QOS को ध्यान से देखेंगे कि ये है कहाँ पर। तो ये रहा QOS, ये रहा हमारा QOS, ध्यान से देखिए, यही है ना QOS। तो अगर हम QOS को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एक तो QOR ये वाला कोण और कोण SOR इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पूरा कोण तभी मिल पाएगा, ये पूरा कोण यानी कि जो QOS है, QOS पूरा कोण तभी मिल पाएगा जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, अगर हम ये वाला कोण और ये पूरा कोण जोड़ दें तो हमारा QOS निकल जाएगा। तो अब आप ऐसा ही कीजिए, यानी कि हम जोड़ेंगे QOS के लिए कौन कौन सा कोण जोड़ेंगे, एक तो QOR ले लेते हैं, एक तो ये हो जाएगा हमारा कोण QOR, प्लस कर देते हैं उसमें ये वाला कोण यानी कि SOR। तो जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा कोण निकल जाएगा, QOS निकल जाएगा। ठीक है, अब माइनस का निशान लगाते हैं ये वाला। इसी प्रकार से हम POS को भी ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करेंगे, POS को भी ज्ञात करेंगे। तो POS को हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। जब हम POS को निकालने जाएंगे तो POS को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे कोण में से, ये पूरा जो कोण है, इस पूरे कोण में से हमें घटाना पड़ेगा ये वाला कोण। ठीक है, यानी कि अगर हम POR में से ये वाला कोण घटा देते हैं तो हमारा POS निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना है कि अगर OR एक किरण हो जाएगा और ये पूरा कोण 90 डिग्री का है तो इधर वाला भी पूरा 90 का ही होगा। कितने का होगा ये कोण, 90 डिग्री का होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जब आप ध्यान देंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोण भी 90 का है और ये पूरा कोण भी 90 का है। तो जब ये पूरा कोण 90 का हमें दिया हुआ है और हमें POS निकालना है, POS का मतलब ये वाला कोण हम निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कोण में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर आपको समझना था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोण POR में से घटाएंगे, यानी कि कोण POR, इसमें से हम घटाएंगे, कौन सा कोण घटाएंगे, ये वाला, यानी कि हम घटा रहे हैं SOR को घटा रहे हैं। तो SOR हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो SOR लिख देते हैं, SOR। ठीक है, तो ये आप लिख के ब्रैकेट लगा लीजिएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट में, अब हम ब्रैकेट हटाते हैं, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोण QOR और ये रहा प्लस का कोण SOR, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का कोण POR
माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का कोण SOR, SOR। ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझना जरूरी था और इम्पोर्टेंट भी था। तो यहाँ पर जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा है SOR और ये भी है SOR। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने चिन्ह बदला है माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में QOR है, SOR है, POR है और SOR है। तो SOR और SOR ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो अगर ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो हमें कौन सा कोण मिल जाएगा, 2SOR हो जाएगा। पहले हम इसको और इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा QOR, यानी कि ये हो जाएगा कोण QOR, ये हो गया QOR और फिर माइनस में हो जाएगा ये POR, माइनस का हो जाएगा कोण POR प्लस SOR और SOR दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 कोण SOR, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे पास में है QOR, यानी कि QOR ये तो पूरा 90 डिग्री का है, ये पूरा 90 डिग्री का है, और माइनस POR यानी कि ये पूरा भी 90 का है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है QOR, तो QOR ये पूरा कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इसकी जगह पर 90 डिग्री लिख देते हैं। माइनस POR कितने का है, POR ध्यान से देखिए क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर होगा, या फिर अगर आप ऐसे भी समझ लेते हैं कि अगर ये पूरा 90 का है तो आधा जो बचा हुआ है ये भी 90 का होगा, यानी कि POR भी कितने का होगा, 90 का होगा। ठीक है, और फिर प्लस में रहेगा 2SOR और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाना है। तो ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, इसको काटना है, इसको आप हटा लीजिएगा, ये अभी नहीं आएगा, बाद में लिखा जाएगा ये। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया माइनस का। अब है प्लस का 2 कोण SOR, ये आ गया है। तो 90 प्लस का 90 माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 और फिर बचेगा हमारा ये क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2 कोण SOR बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 से 2 को काट देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोण SOR मिल जाएगा। और SOR का मतलब SOR यही है, यहाँ पर उसने ROS लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये आपको लिखना था। ये जो हमारा ROS यहाँ लिखा हुआ है यही हमारा SOR भी होगा, SOR भी यही है, मतलब कि आपका ROS और SOR दोनों एक ही हैं, तो बराबर आ गया है RHS के। तो इस प्रकार से ये आपको सॉल्व करना था और चीज़ों को समझना था। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल चीज़ों को देखना है, जानना है और समझना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, बाकी मैं एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए ROS हमें लाना था, यानी कि ROS ये लाना था, तो मैंने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लिया गया था, तो ये हमारा LHS लिखा जाएगा। आप इसको LHS लिखिएगा कि ये हमारा LHS आया हुआ है। मैं इसको काट के यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि ये जो हमारा SOR है
वही हमारा LHS आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने इसका RHS लिया, बस केवल समझना था कि QoS जो होगा, QoS इसमें ये दोनों कोण जुड़ेंगे, तो मैंने इन दोनों कोणों को जोड़ दिया, यानी कि QOR ये प्लस में SOR दोनों को जोड़ दिया, फिर माइनस का निशान, और फिर यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमारा QS का हो गया, अब माइनस का निशान, फिर ये जो POS हमारे पास में है, यानी कि POS, इसके लिए क्या किया मैंने, इस पूरे कोण में से ये वाला घटा दिया, यानी कि POR में से कौन सा घटा दिया है, SOR को घटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको घटाने पर हमें POS मिल जाएगा। फिर ब्रैकेट हटाया गया, तो QOR SOR माइनस प्लस माइनस POR माइनस माइनस प्लस का SOR हो जाएगा ये। उसके बाद में इसको देखा गया है कि कौन सी चीजें प्लस हो रही हैं, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया और फिर ये आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि ये भी SOR है, ये भी SOR है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2SOR बन जाएगा। उसके बाद में QOR 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, और POR ये भी 90 का है, तो 90 से 90 कट जाएगा। ये जो ब्रैकेट मैंने लगा दिया है इसको आप अभी नहीं लगाएंगे, ये बाद में लगाना था। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा। प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री के बाद में आपको लिखना है प्लस 2SOR, ब्रैकेट तब लगाएंगे आप। ये दोनों कट जाएंगे तो 2SOR बचेगा, 2 से 2 और कट जाएगा, तो SOR हमारा आ गया। तो SOR यहाँ पर जो लिखा है SOR वही ROS है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर SOR लिखा है, आप इसको ROS लिख लीजिएगा, जो कि हमारा LHS है। इस प्रकार से ये सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सिद्ध करना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं, अगर आप इसको समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ, कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है, तो एक कोण बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से एक कोण बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, X Y और ये हो जाएगा Z। ठीक है, तो ये कोण कितने का बन गया, XYZ बन गया 64 डिग्री का, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब कह रहा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। XY क्या है, XY ये है, बिंदु P तक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं और इस रेखा को मिला देते हैं उससे, यानी कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, दी हुई सूचना से आकृति खींचिए, खींच दिया। अब कह रहा है यदि किरण YQ, एक किरण है YQ जो कि कोण ZYP को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये अगर एक कोण है तो इस कोण को एक किरण है जो कि समद्विभाजित कर रही है। कौन सी किरण है वो है YQ, तो इसको Q मान लेते हैं। तो ये जो YQ किरण है, इस YQ किरण ने कोण ZYP यानी कि इस कोण को समद्विभाजित कर दिया है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर है। कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है कोण कोण XYQ ज्ञात करना है।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कोण x, y और q, इस x, y, q को हम ज्ञात करेंगे। और क्या ज्ञात करना है? प्रतिवर्ती भी ज्ञात करना है। हमें जो प्रतिवर्ती ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कोण QYP का। QYP का भी प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो एक तो हम XYQ ये वाला कोण ज्ञात करेंगे, दूसरा प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे QYP का। ठीक है, तो ये हमें करना है। ध्यान से इसको समझते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो XYQ कहाँ पर है? XYQ यानी कि ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। और फिर प्रतिवर्ती किसका निकालना है? QYP का, यानी कि QYP इस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप मेरी बात को समझिए ध्यान से, क्योंकि ये एक रेखा है और इस रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सरल कोण है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि ये जो YQ है, ये YQ किरण कोण ZYP को समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, मतलब कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर इन तीनों ही कोण को जोड़ेंगे और 180 के बराबर करेंगे, क्योंकि एक सरल कोण बना रहे हैं। तो कोण PYQ, कोण PYQ प्लस कोण QYZ, कोण QYZ प्लस कोण ये वाला यानी कि XYZ, और इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। और इसको हम क्या लिखेंगे? सरल कोण। क्या लिखेंगे? सरल कोण इसको लिखा जाएगा। ये यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोण PYQ की जगह पर x लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आप x लिखेंगे। QYZ की जगह पर भी आप x लिखेंगे, प्लस XYZ की जगह पर 64 लिखेंगे, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। तो इन दोनों को जोड़िए x और x, ये हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। 64 प्लस में है तो माइनस में ले जाइए 64 को। तो अब आप 180 में से 64 को घटा दीजिए। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 116। तो हमें मिल जाएगा 116 डिग्री और यहाँ से मिलेगा x 2x, क्योंकि तो 2x है जो कि आपस में ही जुड़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 और यहाँ पर आप 1 दोनों को लेके जोड़ सकते हैं, तो 1x यानी कि 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। तो जब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 2 बटे में चला जाएगा। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और ये ठीक है। तो x का मान निकाल लेते हैं। तो 116, 2 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं। 2 पंचे हो जाएगा 10, 1 बचेगा, 2 अठे 16, यानी कि जो x है वो हमारा 58 डिग्री है। x का मान 58 है, यानी कि ये कोण भी 58 है और ये कोण भी 58 है, क्योंकि दोनों ही x है, क्योंकि समद्विभाजित कर दिया है। YQ किरण ने इस वाले कोण ZYP को समद्विभाजित कर दिया है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर कोणों में बांटना। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर कोणों में बांटना। तो ये दोनों कोण बराबर हैं,
क्योंकि वाई क्यू ने कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित कर दिया है, यानी कि दो बराबर कोणों में बांट दिया है। तो इस प्रकार से x का मान 58 आया है, तो ये भी 58 आएगा और ये भी 58 आएगा। तो यहाँ पर पहले निकालना था कोण एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू हमें निकालना है। तो अगर ये तो 58 है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो एक्स वाई क्यू निकल जाएगा, तो इजी है। तो कोण एक्स वाई क्यू अगर हम निकालना चाहते हैं एक्स वाई क्यू, तो ये वाला और ये वाला आपस में जोड़ दिया जाएगा। हम जोड़ेंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस करेंगे कोण ये वाला, यानी कि क्यू वाई जेड। तो एक्स वाई जेड तो 64 है, प्लस क्यू वाई जेड हमारे निकल चुका है। क्यू वाई जेड कितना है 58, क्योंकि ये कोण भी 58 होगा और ये कोण भी 58 होगा, क्योंकि आपस में ये बराबर हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 58 डिग्री। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। 8 और 4 12, 2 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, यानी कि 122 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर ये जो x का मान आया है 58, तो ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों ही होंगे 58 डिग्री के। तो इसको आप समझ लीजिएगा, आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का मान आ चुका है 58, तो इसको भी x माना गया है, इसको भी x माना गया है, क्योंकि आपस में ये दोनों कोण बराबर हैं और ये समद्विभाजित भी हो रहे हैं। यानी कि वाई क्यू जो रेखा है, किरण है, वो इस जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है, तो दोनों कोण बराबर। अगर ये x ये भी x, तो x का जो मान आया है 58 ये भी है, 58 ये भी है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई क्यू तो निकल गया है। तो एक्स वाई क्यू निकल जाने के बाद अब हम प्रतिवर्ती क्यू वाई पी और निकाल देते हैं। चलिए प्रतिवर्ती निकालेंगे हम किसका, कोण क्यू वाई पी का। हम क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालेंगे। तो जब हम क्यू वाई पी यानी कि इस कोण का प्रतिवर्ती निकालेंगे, इस कोण का क्यू वाई पी का, जब हम इस कोण का प्रतिवर्ती निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा। क्यू वाई पी कितने डिग्री का है, क्यू वाई पी भी 58 डिग्री का होगा, क्योंकि x का मान आ चुका है हमारे पास में 58, तो ये भी 58 डिग्री का हुआ। तो अगर हम क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना चाहते हैं तो हमें 360 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रतिवर्ती कोण होते हैं वो 180 से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। तो अगर हम 360 डिग्री में से कोण क्यू वाई पी को घटा देंगे तो प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो क्यू वाई पी हमारा x है, x का मान 58 डिग्री है, तो 58 डिग्री हम घटा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा निकल जाएगा कि अगर हम 360 में से 58 घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 5 में से 5 घटाएंगे 0 और ये 302, यानी कि 302 डिग्री निकल जाएगा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से सॉल्व हो गया है और इसी प्रकार से करना भी है। और आप इसको ध्यान से समझिए, करिए। मैं क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने अगर इसको x माना है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये जो हमारा कोण है जेड वाई पी, इस कोण को वाई क्यू ने क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो अगर ये x है और तो ये भी x होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, लेकिन हमने तो x का मान निकाला है 58 आया है, तो ये भी 58 है, ये भी 58 है। इसी हिसाब से फिर हमने बाकी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है। और समद्विभाजित क्वेश्चन में कहा गया है
आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए कि y की कोण ZYP को समद्विभाजित करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है, तो इसलिए हमने इसको समद्विभाजित करवाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी कंप्लीट हो गया है, और साथ में जो एक्सरसाइज 6.1 है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 6.2 के लिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का रेखाएं और कोण, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर का हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। इस प्रकार से हमारा टॉपिक है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। अब हमें ये चीजें यहाँ पर समझना है, और इसको समझने के बाद में हमारा जो एक्सरसाइज है 6.2 हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको सीखेंगे। तो इसलिए आप अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जो मैं यहाँ पर अब आपको समझाने जा रहा हूँ। समांतर रेखाएं क्या होती हैं इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमें सब कुछ पता है, मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बताया है। इसके बाद में तिर्यक रेखा को और देख लेते हैं, तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम दो समांतर रेखाएं लेते हैं, यानी कि हमेशा समांतर रेखाएं दो ही रेखाएं होती हैं, यानी कि दो रेखाएं जब इस प्रकार से आपको दिखाई दें, मान लीजिए एक रेखा ये है, इस रेखा को मैंने कुछ भी नाम दे सकते हैं, इस रेखा को यम मान लेते हैं, ये रेखा यम है, और एक और रेखा मैंने ले लिया, ये एक दूसरी रेखा है, और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो एक रेखा है यम, दूसरी रेखा है यन। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटे, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, तो हम इन दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे। और अगर इन दोनों रेखाओं के ऊपर या इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए एक और रेखा इस प्रकार से खींची जाए, ठीक है, हमने क्या किया है, एक और रेखा लिया है जो कि तीसरी रेखा है, और इस रेखा को मैं L से डिनोट कर देता हूं। ये जो रेखा है, ये रेखा इन दोनों ही समांतर रेखाओं को दो बिंदु पर काट रही है, यहां पर काट रही है और यहां पर काट रही है। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है यल, और यल रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को इस प्रकार से दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इस यल रेखा को हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। तो आप तिर्यक रेखा को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई यल रेखा किन्हीं दो समांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि आकृति में आप देख रहे हैं, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। और ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो यम और यन ये दोनों तो समांतर रेखाएं हैं, और यल जो रेखा है वो तिर्यक रेखा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, इसको आप ध्यान से समझिए कि जब इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो हमारे पास में कुछ कोण बनते हैं जिन दो बिंदुओं पर ये काटती है।
एक कोण ये बन गया, दूसरा कोण ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, पांचवा ये बन गया, 6, 7, 8। तो आप कह सकते हैं कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। इन 8 कोणों को नाम दे देते हैं, नंबर दे दीजिए। मान लेते हैं ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ये कोण 6 है, ये कोण 7 है और ये कोण 8 है। तो 8 कोण बनते हैं इस प्रकार से। आप इसको ध्यान से देखिए। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है तो 8 कोण आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन कोणों में कुछ रिजल्ट बनते हैं, कुछ परिणाम बनते हैं। इन परिणामों को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन परिणामों को समझाना चाहते हैं। आप इसको एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए। तो जो सबसे पहला परिणाम आता है, सबसे पहला जो परिणाम आता है, देखिए एक चीज अगर हम और ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप कुछ चीजें और देख सकते हैं। 8 कोण तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये 4 कोण तो इस आकृति में जो आप देख रहे हैं ये बाह्य कोण है। कैसे कोण है ये? बाह्य कोण है। आप देख लीजिए, कोण 1, कोण 2 इस समांतर रेखा के बाहर है। कोण 7, कोण 8 यहाँ से बाहर है। तो कोण 1, 2, 7, 8 ये तो बाह्य कोण है। और साथ में ये जो 4 कोण हैं, 4 तो बाहर हो गए और 4 अंदर हैं। कौन से 4 अंदर हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो ये हमारे कोण कहाँ हैं? अंदर हैं। तो इसको बोला जाएगा अंतः कोण। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो बाह्य कोण बन रहे हैं, बाह्य कोण कौन कौन से हैं? बाह्य कोण वो होंगे जो इस आकृति में बाहर हैं। जैसे कि कोण 1 है, कोमा कोण 2 हो गया, कोण 7 हो गया, कोण 8 हो गया, ये सब बाह्य कोण है। दूसरा आता है अंतः कोण। जब आप अंतः कोण लेंगे तो अंतः कोण का मतलब अंदर के कोण। तो कौन से हैं अंतः कोण? अंदर वाले, यानी कि कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये सब अंतः कोण है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। ध्यान से इसको देखिए, समझिए। ठीक है, तो बाहर वाले कोण 1, 2, 7, 8 बाहर के हैं और अंदर में हैं 3, 4, 5, 6, ये सब अंदर के कोण हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ परिणामों को देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। पहला परिणाम आता है संगत कोण का। क्या आता है? संगत कोण। और इस संगत कोण का मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको ये रिजल्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि संगत कोण बराबर होते हैं, लेकिन वो हैं कौन कौन से, ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि वो हैं कौन कौन से संगत कोण जो आपस में बराबर होते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। देखिए संगत कोण क्या होते हैं? एक कोण बाहर होना चाहिए, दूसरा कोण अंदर होना चाहिए, तो उसे हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो संगत कोण का मतलब एक अंदर होगा तो दूसरा बाहर होगा।
अच्छा, जैसे मान लीजिए कोण एक हमने लिया है, कोण एक लिया है, तो कोण एक जो है इसके साथ में ये वाला कोण नहीं लेना है। मतलब इसके अंदर में कोण एक बाहर का है, अंदर में तो ये दोनों कोण भी है, लेकिन ये नहीं लेना है। ठीक है ना, इन दोनों में से इस रेखा के इस तरफ वाला कोण लेना है। तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण पांच के। ठीक है ना, तो कोण एक और कोण पांच आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये बाहर था और ये अंदर है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और कौन सा बनेगा इसमें, ये वाला जो दो है वो 6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण दो और कोण 6 ये भी आपस में बराबर हैं। और कौन सा है, और देखिए, अब तो आपने समझ लिया संगत कोण का मतलब एक बाहर होना चाहिए, दूसरा अंदर होना चाहिए। तो ये बाहर है और ये अंदर है, तो ये आपस में बराबर है। ये बाहर है और ये अंदर है, तो आपस में बराबर हैं। अब देखिए, ये वाला बाहर है, ये वाला अंदर है, तो हम लिख सकते हैं कोण 4 और कोण 8। तो कोण 4 और 8 ये भी संगत कोण है और आपस में ये भी बराबर है। चौथा जो आता है कोण 3 और कोण 7, यानी कि कोण 3 और कोण 7, तो ये संगत कोण के युग्म मैंने यहाँ पर लिखा है और बनाया है। आप इसको समझेंगे और इसको इसी प्रकार से समझना है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि कोण एक बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ध्यान रखिएगा, एक बाहर रहेगा तो दूसरा अंदर रहेगा, एक बाहर दूसरा अंदर। अब इन दोनों में ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, तो इन्हीं को ही कहा जाता है संगत कोणों का युग्म, जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा आता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि संगत कोण इस प्रकार से होते हैं और वो हमेशा बराबर होंगे। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटेगी तो ऐसा होता है। यही आपको अपने दिमाग में अच्छे से समझना है और इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम इसका प्रयोग आगे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। क्या होता है, एकांतर अंतः कोण ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो मैंने एकांतर अंतः कोण तो बोल दिया है बराबर, लेकिन वो कौन से होंगे एकांतर अंतः कोण, यही आपको समझ लेना है। तो पहला पॉइंट देखिए, अब क्योंकि ये तो अंतः कोण है, अंतः का मतलब है कि 3 4 5 6 यही अंतः कोण है, अंदर के कोण को लेना है, वही अंतः कोण होंगे। लेकिन इस एकांतर का मतलब क्या होगा, एकांतर का मतलब होगा कि अगर आप 3 लेते हैं तो आपको 5 लेना पड़ेगा, अगर 4 लेते हैं तो 6 लेना पड़ेगा। तो यही है एकांतर अंतः कोण, जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा कोण 4 तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोण 6, यानी कि कोण 4 और कोण 6 ये भी बराबर होगा। और फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये तो समझ में आ गया आपको। क्या समझ में आ गया कि जो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एक तो हो गया कोण 4 और कोण 6, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो 3 और 5 होगा, यानी कि कोण 3 और कोण 5।
ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये था एकांतर अंतःकोण की स्थिति में कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, मैंने यहाँ लिख के दिखाया है। कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के, वो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। तीसरा आता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, तो एकांतर बाह्य कोण ये भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर बाह्य कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। मैंने यहाँ पर जहां भी और लिखा है, जैसे कि कोण 1 और कोण 5, इनके बीच में बराबर और की जगह बराबर माना जाएगा, यानी कि आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, तो एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे जो बराबर होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, बाह्य का मतलब तो बाहर से है, तो अब बाहर का मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये बाह्य है, बाह्य कोण है, लेकिन एकांतर होने चाहिए, यानी कि कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8, ये हमारे एकांतर बाह्य कोण होते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसा होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो एकांतर बाह्य कोण जो बराबर होते हैं वो कौन कौन से हैं। कोण 1 हो जाएगा और कोण 7 हो जाएगा, यानी कि कोण 1 और कोण 7 ये बराबर है। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, कोण 2 और कोण 8 हो जाएगा, यानी कि कोण 2 और कोण 8। तो कोण 1 और 7 ये भी बराबर हैं, जो कि एकांतर बाह्य कोण है, और कोण 2 और कोण 8 ये भी बराबर हैं, जो कि एकांतर बाह्य कोण है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं, जो कि एकांतर है और बाह्य कोण है और जो कि बराबर है। ठीक है ना। तो जब इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर ये वाला एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, अंतः भी बराबर होते हैं, और जो बाहर के होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अंतः होगा तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बाह्य होगा तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ऐसा होता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसा होता है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो एक लास्ट पॉइंट और बचा है, संगत कोण मैंने बता दिया, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं ये बता दिया, और एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं ये बता दिया। अब एक और पॉइंट आता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, तो इसको हम और ले लेते हैं, एक और पॉइंट है ये, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप आसानी से समझिए कि ये कौन से हैं। ठीक है,
तो अब हमें तिर्यक रेखा का लेना है और एक ही ओर के अंतःकोण को लेना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का एक ही ओर का मतलब है कि इस तिर्यक रेखा के चाहे आप इस तरफ देखिए, इस तिर्यक रेखा के चाहे आप इस तरफ देखिए या फिर इस तरफ देखिए, एक ही ओर देखना है। और वो भी अंतःकोणों को देखना है, यानी कि 3 और 6 को देखिए या फिर 4 और 5 को देखिए। तो इस प्रकार से जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं वो इधर होते हैं और दूसरी ओर वाले अंतःकोण इधर होते हैं। अंतःकोण का मतलब कोण 3 और कोण 6 हो जाएगा और साथ में कोण 4 और कोण 5 हो जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो बन रहा है वो बन जाएगा 4 और 5, कोण 4 और कोण 5। दूसरा जो बनेगा वो बन जाएगा, देख लीजिए, कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को और ध्यान से समझना है। देखिए मैंने यहाँ पर ले तो लिया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। इनका आपस में एक क्या बनता है, एक शर्त बनती है। वो शर्त मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन से हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण अगर इधर वाला लेंगे आप, 4 और 5 अंतःकोण है, एक ही ओर है ये, और इधर वाला लेंगे तो ये दोनों अंतःकोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है ये। तो ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनके बीच में शर्त ये है कि इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम कोण 4 और कोण 5 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पहली वाली का हो गया। अब दूसरी वाली में क्या होगा, अगर इन दोनों को भी अगर हम जोड़ देंगे तो ये भी हमें कितना देगा, 180 डिग्री देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये चीज भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये सत्य है। ये आपस में बराबर नहीं है। बाकी कंडीशन में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तो बराबर नहीं लिखा है। तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोणों को मैंने बराबर नहीं लिखा है, बल्कि इनका योग 180 डिग्री होता है। ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और इसको अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा ताकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए, इसके बाद में जब आप इन सभी चीजों को समझ गए हैं, आसानी से जान गए हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच में कौन कौन सी कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, संगत कोण बराबर होते हैं, और वो कौन से हैं संगत कोण, वो मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। फिर एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं, वो कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है।
तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन कौन से हैं और वो क्या शर्त रखते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कंडीशन है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है वो एक अभिगृणित दिया है 6.3। अब हम इसको समझेंगे। अभिगृहित 6.3। अब हम इसको समझेंगे कि ये अभिगृहित 6.3 क्या कहता है। ये कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का युग्म प्रत्येक युग्म बराबर होता है। बिल्कुल जो भी हम पढ़ के आए हैं वही चीज यहाँ पर हमने इसको पढ़ा है, समझा है, सीखा है। अब वो इसने इसको क्या किया, एक अभिगृहित के रूप में दिखा दिया। ठीक है ना। तो अब तो ये समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं अब आगे बताने जा रहा हूं वो सब इसी से ही संबंधित रहेगा। किससे? समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित रहेगा। तो आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से रखिए और ये चीजें भी अपने दिमाग में रखिए, ताकि आगे की जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या है वो? पहला है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहां पर जो मैंने लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक अभिगृहित के माध्यम से लिखा गया है, लेकिन चीजें वही हैं। चीजें जो है वो यही वाली हैं। कौन सी चीजें? कि जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत कोण मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। एक बार और लिख के दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से ये समझ में आ जाए। देखिए, अगर इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं रहेंगी और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटेगी तो ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा N, और उस तिर्यक रेखा को L मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कोण बन जाएंगे। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन गया। तो यही तो कहना चाहता है। ये क्या कहना चाहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी कि ये रहा तिर्यक रेखा और ये रही दो समांतर रेखाएं, और कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? यहां पर और यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो फिर क्या होता है कि तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कौन कौन से युग्म है ये? देखिए, एक कोण बाहर है और एक अंदर है, यानी कि कोण 1 बराबर रहेगा कोण 5 के। पहला हो गया। दूसरा कि जो कोण 2 है वो बराबर हो जाएगा कोण 6 के। कोण 2 और कोण 6 ये भी आपस में बराबर है। तीसरा जो कोण 3 है वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। चौथा कि कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। तो यही है प्रत्येक युग्म, यानी कि एक युग्म ये है,
दूसरा युग्म ये है, तीसरा युग्म ये है, चौथा युग्म ये है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि आपस में कोणों का जोड़ा ही तो बन रहा है। ये भी कोणों का जोड़ा बन रहा है, ये भी कोणों का जोड़ा बन रहा है, ये भी कोणों का जोड़ा बन रहा है। तो युग्म का जो मतलब होता है उसको आप समझिएगा जोड़ा। जैसे कि चप्पल के जोड़े होते हैं, जूते के जोड़े होते हैं, ऐसे इनका भी जोड़ा बन रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है इस प्रकार से, तो जो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बनता है वो बराबर होगा। यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। ऐसा ये बराबर है। तो यही है संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, जो कि बराबर ये है। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इनको आसानी से किया जा सकेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अभिगृहित आता है वो आता है 6.4। अब कौन सा आएगा? इसके बाद जो आता है अभिगृहित वो आता है 6.4। तो पहले मैं अभिगृहित को लिख देता हूं और फिर उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं और फिर इसको समझ लेंगे। अभिगृहित 6.4 क्या लिखा है यहाँ पर? यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो दोनों रेखाएं परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के, इसी को बोला जाता है परस्पर, एक दूसरे के, यानी कि परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझें। ठीक है, ये जो लिखा है ये है तो यही चीज, यहाँ पर हमने जो अभिगृहित 6.3 में पढ़ा है, इसका जब अपोजिट किया जाएगा, इनवर्स किया जाएगा, इसका जब अपोजिट किया जाएगा तो इसका जो अपोजिट है वो ये बन जाएगा। यानी कि संगत कोणों का जो अपोजिट है वो ये बन जाएगा। तो इसमें वो क्या कहना चाहता है? इसमें कहना चाहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा है जो कि दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो आप जानते हैं कि 4 युग्म बनते हैं। जब दो रेखाओं को इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का कितना युग्म बनता है? 4। पहला युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म, चौथा युग्म, 4 युग्म बनते हैं। तो इन चारों में से कोई एक बराबर होना चाहिए।
इसके अकॉर्डिंग ये जो कहना चाहता है, इन चारों ही युग में से कोई एक बराबर होना चाहिए। या तो ये दोनों बराबर हो जाएं, या ये दोनों बराबर हो जाएं, या ये बराबर हो जाए, या ये बराबर हो जाए। तो अगर इन चारों युग्म में से एक युग्म बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो दोनों रेखाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। ऐसा ये अभिगृहित 6.4 कहना चाहता है। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और जरूरी भी है। ठीक है, तो मैं इसको जो है समझा देता हूं कि वो क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा है, वो दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए, इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा है और ये तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को, यानी कि एक रेखा यम है और एक रेखा यन है। तो रेखा यम और रेखा यन, इन दोनों ही रेखाओं को ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर संगत कोणों का कोई भी एक युग्म बराबर होता है, अगर संगत कोणों का एक युग्म बराबर होता है, चार युग्म है, चारों में से कोई एक, मान लीजिए ये वाला जो है 1 है और ये वाला जो है वो 8 है। तो अगर ये चारों युग्म में से कोई एक भी बराबर हो जाए, यदि मतलब मैंने चारों में से कोई एक लिया है, ठीक है, मैंने चारों युग्म में से कोई एक लिया है और उसमें भी एक अंदर एक बाहर होना चाहिए। तो ये तो बाहर है, एक अंदर का लेना चाहिए, तो मैं अंदर वाला ले लेता हूँ। अंदर ही लेना चाहिए, यानी कि एक कोण बाहर होना चाहिए तो दूसरा अंदर होना चाहिए, तभी संगत माना जाएगा। तो वो कहना चाहता है कि चारों में से कोई एक बराबर करना है, चारों को नहीं, कोई एक। तो इन चारों में से मैंने कोण 1 और कोण 5 को बराबर कर दिया, यानी कि यदि कोण 1 बराबर है कोण 5 के, यानी कि संगत कोण बराबर हो गया। अगर यदि ऐसा है तो जो रेखा यम है और जो रेखा यन है वो आपस में समांतर होगी, यानी कि रेखा यम समांतर हो जाएगी यन के। समांतर को हम दो इस प्रकार से लाइन खींच के दिखाते हैं, यानी कि समांतर का जो संकेत है मैं दिखा देता हूं। समांतर का जो संकेत है इस प्रकार से रहेगा कि आप इस प्रकार से दो रेखा खींच के दिखा देंगे तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो समांतर है। ठीक है, तो यही कहना चाहता था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, यानी कि अगर एक युग्म यानी कि कोण 1 कोण 5 बराबर हो गए, यदि ऐसा है तो इसका मतलब संगत कोण बराबर आ रहा है। संगत कोण बराबर आ रहा है तो जो रेखा है यम और यन वो आपस में क्या हो जाएगी, तो रेखा यम समांतर है रेखा यन की, ऐसा है। ध्यान रखिएगा, अगर ये बराबर होते हैं तभी रेखा यम और यन समांतर माना जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा ये अभिगणित कहना चाहता है। और इन चारों में से कोई भी एक युग्म बराबर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी एक युग्म बराबर होता है तभी आप इन दोनों रेखाओं को समांतर कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अभिगृहित 6.4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रमेय 6.2 की ओर। अब हमारा आता है प्रमेय 6.2। क्या है प्रमेय 6.2? प्रमेय 6.2 इस प्रकार से दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को
प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये है हमारा प्रमेय 6.2। ठीक है, और मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये प्रमेय किसको फॉलो करेगा, एकांतर अंतः कोणों का युग्म, यानी कि ये वाला। ये जो प्रमेय मैंने यहाँ लिखा है, ये प्रमेय इस चीज को समझाना चाहता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर अंतः कोणों का युग्म होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो अगर आपने यहाँ अच्छे से समझ लिया होगा तो ये प्रमेय समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। किस प्रकार से एक रेखा हो गई यम और एक रेखा हो गई यन, और ये हो गया तिर्यक रेखा, ये हो गया यल। तो एकांतर अंतः कोण कौन से बनेंगे, ये होंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो इन एकांतर अंतः कोणों को इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे एकांतर अंतः कोण बनेंगे। तो क्या कह रहा है प्रमेय कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये रहा तिर्यक रेखा, ये रहा दो समांतर रेखाएं, और प्रतिच्छेद भी कर रहा है, तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म, यानी कि दो ही तो बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो पहला बना लीजिए कोण 3 और कोण 6, यानी कि कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, पहला युग्म हो गया। अब दूसरा भी बता दीजिए, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कोण 4 और कोण 5 भी आपस में बराबर होंगे। तो ये एकांतर अंतः कोणों के दो युग्म बनेंगे, और यही दोनों वो बताना चाहता है प्रमेय के माध्यम से। और मैंने यहाँ पर आपको समझा ही दिया था, चीजें वही हैं, बस यहाँ पर प्रमेय लिख के उसको समझाना चाहता है। ठीक है, चीजें वही हैं, बस यहाँ पर हम प्रमेय लिख रहे हैं, फिगर बना रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। चीजें वही पीछे वाली हैं, जो यहाँ है वही चीजें वहां पर भी हैं, केवल समझने वाली बातें हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 6.3 है हमारे पास में, प्रमेय 6.3 है। तो प्रमेय 6.3 को भी देख लेते हैं। अब हमारे पास में आता है प्रमेय 6.3। क्या है प्रमेय 6.3 में, इसमें कहा गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमेय हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, समांतर नहीं लिखना है, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार
प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है। एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो दोनों रेखाएं परस्पर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसा प्रमेय में कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय इसका अपोजिट है, यानी कि इसका जब आप अपोजिट चलेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा है वो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है। दो युग्म होते हैं एकांतर अंतःकोणों के। कितने युग्म होते हैं? दो। अगर केवल इन दोनों में से कोई भी एक युग्म, चाहे ये वाला बराबर हो जाए या फिर ये वाला बराबर हो जाए, दोनों में से कोई एक युग्म अगर बराबर हो जाता है तो आप कहेंगे कि वो जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं। यही चीज यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो युग्म तो दो है लेकिन दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तो लिख दिया है, इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है कि यदि इस प्रकार से एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है और तिर्यक रेखा उसको काट रही है, ये रेखा यम है और ये रेखा यन है, तो इस प्रकार से अगर काट रही है तो एकांतर अंतःकोणों का जो युग्म बन रहा है, मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसे बन रहा है और इनमें से कोई एक बराबर होना चाहिए, दोनों नहीं, कोई एक। तो एक कोई सी भी ले लीजिए, कोण 4 और कोण 7 ले लेते हैं। तो यदि कोण 4 और कोण 7 बराबर हैं, अगर ऐसा है तो एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं तो दो युग्म, लेकिन लिखना किसी एक को ही है, चाहे आप इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए। अगर ये बराबर हैं तो ये जो रेखाएं हैं यम समांतर हो जाएगा यन के, ऐसा है। यदि कोण 4 और कोण 7 बराबर हैं जो कि एकांतर अंतःकोण है तो यम और यन समांतर हैं, यानी कि ऐसा इस प्रमेय का कहना है जो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है। एकांतर अंतःकोणों का एक ही युग्म बराबर होना चाहिए, चाहे ये वाला बराबर हो जाए या फिर ये वाला। और आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर नंबर 3, 4, 5, 6 लिखा है, यहाँ पर नंबर 4, 5, 6, 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप नंबर जो भी दें उसी नंबर को ही यहाँ पर लेके करिएगा, तभी वो सही माना जाएगा। अगर मैंने ये लिखा है तो मैंने 4 और 7 को लिया है, 5 और 6 को भी ले सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नंबर आप यहाँ पर दिखाएंगे उसी नंबर को यहाँ पर आपको लेना पड़ता है दिखाने के लिए कोणों को, कि अगर एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं आपस में ये समांतर होती हैं। यही मतलब था इस प्रमेय का कहने का 6.3। अब हम आते हैं प्रमेय 6.4 के ऊपर। क्या है ये प्रमेय 6.4? इसमें कहना चाहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा एक तिर्यक
रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने प्रमेय 6.4 यहाँ लिखा है, ये प्रमेय इसको डिनोट करता है। ये जो मैंने यहाँ पर सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने कि अगर तिर्यक रेखा के, अगर इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, अगर ये दो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण कौन कौन से होंगे? ये दोनों युग्म बनेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण यही दोनों हैं। तो इन दोनों की कंडीशन में दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये जो मैंने लिखा है वहां उसने प्रमेय के रूप में लिख दिया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही इसको वो प्रमेय के माध्यम से समझाना चाहता है। यहाँ से आप देख लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म का मतलब दो युग्म बनते हैं, दोनों ही 180 डिग्री के होते हैं। मैंने यहाँ पर इस युग्म को भी 180 दिखाया है, इस वाले को भी 180 दिखाया है। तो चीजें वही हैं, यही चीज वहां पर भी है, बस ये प्रमेय के रूप में यहाँ पर दिखाना चाहता है। ठीक है, तो इसको भी फिगर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास में दो समांतर रेखाएं हैं, ये यम है और ये यन है, और ये एक तिर्यक रेखा है यल। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण को हमें लेना है। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये रही समांतर रेखा, ये रहा तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण लेना है। तो चाहे आप इस तरफ का ले लीजिए, चाहे इस तरफ का ले लीजिए, किसी एक की ओर एक ही तरफ का लेना है, और वो भी अंतः होना चाहिए, यानी कि, और अंतः कोणों का युग्म कितना होगा? प्रत्येक युग्म 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम कोण 1 और कोण 3 को जोड़ें तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, और जो दूसरा युग्म है वो है 2 और 4, यानी कि कोण 2 और कोण 4 को जोड़ेंगे तब भी हमें 180 डिग्री ही मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पर फिगर बना के समझाया है, उसी चीज को यहाँ पर वो इस प्रमेय में कहना चाहता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतः कोण होंगे, उन दोनों का जो योग होगा कोणों का वो 180 डिग्री होता है, अर्थात संपूरक होता है। तो ये भी संपूरक होगा और ये भी संपूरक होगा, और दो ही युग्म बनेंगे। तो उसने प्रत्येक युग्म बोला है, तो प्रत्येक युग्म का मतलब ये वाला युग्म भी 180 होगा और ये वाला भी 180 होगा। ये इस प्रमेय का मतलब है 6.4, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं, बस यहाँ पर हम उसको प्रमेय के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है प्रमेय 6.5। प्रमेय 6.5 इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा
दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म समपूरक हो। एक युग्म संपूरक का मतलब 180 डिग्री संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो दोनों रेखाएं परस्पर का मतलब होगा एक दूसरे के परस्पर समांतर होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ जो कुछ भी लिखा है इस प्रमेय का अपोजिट है। यानी कि आप यहाँ पर जो कुछ भी प्रमेय 6.5 में देख रहे हैं वो जो भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये जो लिखा है वो इस प्रमेय का अपोजिट है। वो कहना चाहता है कि अगर एक तिर्यक रेखा है वो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, और अगर वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतर कोणों का एक युग्म 180 डिग्री हो जाए, चाहे ये दोनों 180 हो जाए या फिर ये दोनों 180 हो जाए, दोनों युग्म में से, यानी कि चाहे ये वाला युग्म हो चाहे ये वाला युग्म हो, दोनों में से अगर एक भी 180 हो जाता है तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। वो इस प्रमेय का मतलब है। तो जब हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे तो इस प्रकार से इसको समझा जाएगा। देख लीजिए कि इस प्रकार से हमारे पास में दो रेखाएं होती हैं। ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा है यम, दूसरी रेखा है यन, और इस प्रकार से तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो अगर ये जो तिर्यक रेखा है वो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, और वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर दे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का एक युग्म 180 डिग्री हो जाता है। यानी कि एक कोण ये है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। अगर ये चार कोण बन रहे हैं तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा हो गई, और वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का एक युग्म 180 है, चाहे आप इधर का ले लें या इधर का ले लें। तो वो कहना चाहता है कि यदि कोण 1 प्लस कोण 3 इन दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री अगर मिल गया, अगर ऐसा मिल जाता है तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, चाहे आप 1 और 3 को लेके बना दें या 2 और 4 को लेके बना दें, दोनों के लिए सही है। अगर ऐसा हो जाता है, कोई भी एक युग्म अगर जोड़ने पर 180 आ जाता है, तो जो दोनों रेखाएं हैं, यानी कि जो यम रेखा है और जो यन रेखा है, वो आपस में समांतर हो जाता है। ये इस प्रमेय का कहने का मतलब है, जो कि इसका अपोजिट था। ठीक है, कि यदि एक तिर्यक रेखा है वो दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो जाता है, अर्थात 180 डिग्री आ जाता है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती
हैं। ऐसा ये प्रमेय 6.5 कहना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा ये प्रमेय भी 6.5 भी कंप्लीट हो गया। अभी एक्सरसाइज 6.2 पे आने के लिए हमें हमारे पास में एक प्रमेय और एक या दो प्रमेय और हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज नहीं, अब दूसरे दिन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जो है यहीं पर रुक रहा हूं। अभी मैं एक्सरसाइज 6.2 पे आने से पहले आपको एक प्रमेय और समझाऊंगा, या हो सकता है दो हो, लेकिन मुझे लगता है एक ही होगा, कोई बात नहीं है। तो उसको भी हम समझेंगे, प्रमेय को लिखेंगे और उसका फिगर बना के भी समझेंगे, और बनाने के बाद में फिर हमारा जो एक्सरसाइज 6.2 होगा उसको हम शुरू करेंगे और उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ताकि आप अच्छे से और आसानी से इन क्वेश्चनों को समझ पाएं और कर पाएं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहें। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।